आइए स्टार्ट करते हैं भारत और चीन का संबंध कैसा है और देखते हैं। इसमें लेफ्ट साइड में बताया गया है, यहाँ पे देखिए पॉइंट को नोट कीजिए कि 1959 में तिब्बत में विद्रोह, 1959 में तिब्बत में विद्रोह जिसको है भारत को इसका कारण बताया गया और चीन कभी समझौता को तैयार नहीं। ये दूसरा पॉइंट है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1982 से 88 तक यानी कि चीन से संबंध को समाप्त किया गया। और देखिए यहाँ पे डेन सुईपिंग यानी सत्ता में आया और 1979 में उदारीकरण को अपनाया। देखिए पूरे चीन को हाईवे से जोड़ दिया गया और आर्थिक जो स्थिति है इन दो देशों के बीच में, देखिए यहाँ पे 3.55 बिलियन ये डॉलर है, देखिए चीन का है, और 3.59 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका का है। और ये सबसे मेन पॉइंट बताया गया है कि जो चाइना का टक्कर है वो अमेरिका से है। तो देखते हैं अपना जो पहला यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि सीमा विवाद के बारे में, भारत और चीन का जो सीमा विवाद है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है कि वर्तमान में चीन और भारत के बीच लगभग 4000 किलोमीटर सीमा पर केवल युद्ध विराम सीमा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देखिए चीन और भारत के बीच लगभग 4000 किलोमीटर सीमा पर केवल युद्ध विराम है, ठीक है, और युद्ध विराम सीमा है। देखिए और आगे है कि चीन के अनुसार दोनों देशों के बीच कोई सीमा ही नहीं है। देखिए उससे बढ़कर चीन अरुणाचल को तिब्बत का दक्षिणी भाग मानता है। देखिए चीन जो है अरुणाचल को दक्षिण, जो तिब्बत का है वो दक्षिणी भाग मानता है, एवं ये अक्साई चीन पर पहले ही नियंत्रण कर चुका है। तो अक्साई चीन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा कि 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान सीमा मुद्दे पर बदलाव या दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ और भारत में जो है प्रो मैग्नेटिक एवं डिकलिंग की नीति अपनाते हुए, देखिए सीमा विवाद एवं अन्य संबंधों में अलगाव किया। देखिए और आगे है कि चीन के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों पर बल दिया गया, जबकि सीमा विवाद को हल करने के लिए पृथक प्रयास किया गया। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि 1988 से लेकर आज तक सीमा विवाद के समाधान में कोई प्रगति नहीं हो सकी, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि 1988 से लेकर आज तक सीमा विवाद के समाधान में कोई प्रगति नहीं हो सकी है और इसके कारण है, इसको बताया गया है यहाँ पे पॉइंट बताया गया है पहला या एक कि सीमा विवाद भारतीय सुरक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक खतरा है। जो है सीमा विवाद भारतीय सुरक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक खतरा है, इसलिए भारत इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जबकि चीन इसे जानबूझकर लंबित रखना चाहता है। और दूसरा इसमें पॉइंट है देखते हैं कि चीन का तर्क है कि दोनों देशों के बीच वार्ता में, देखिए अक्साई चीन एवं सक्सधाम घाट जैसे, देखिए अक्साई चीन एवं सक्सधाम घाट जैसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि भारत सभी क्षेत्रों पर वार्ता की मांग करता है। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि चीन के द्वारा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का प्रभावी विकास कर दिया गया है, जबकि भारतीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना पर विकास चीन आपत्ति कर रहा है। और देखिए भारत चीन सीमा विवाद हल किए बिना संबंध सामान्य नहीं हो सकते, परंतु सीमा विवाद का हल होना संबंधों को सामान्य बनाने की गारंटी नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि सीमा विवाद एवं भारत चीन शक्ति संघर्ष क्या है। तो देखिए जो सीमा विवाद है और भारत चीन शक्ति संघर्ष क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है यहाँ पे कि भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद का मूल कारण दोनों के बीच विद्यमान शक्ति संघर्ष है। देखिए सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए अमेरिका एवं जापान के साथ सामरिक संबंध सुदृढ़ कर रहा है। देखिए भारत अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए अमेरिका एवं जापान के साथ जो है सामरिक संबंध को सुदृढ़ कर रहा है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि यह माना जाता है कि चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर बढ़ता जो अतिक्रमण भारत के द्वारा महाशक्तियों के साथ बढ़ते सामरिक संबंधों का परिणाम है।
देखिए, और यह उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्यों के अत्यधिक महत्वपूर्ण और सामरिक रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में जापान भारत की सड़क निर्माण में सहायता कर रहा है। और आगे देखते हैं, और तीसरा पॉइंट है इसमें, देखिए कि ये उल्लेख कर रहा है कि जो है OBOR ओबूर के मुद्दे पर भारत चीन का समर्थन नहीं कर रहा है, तथा जो यहाँ पे है कि NBG की सदस्यता तथा मसूद अजहर के मामले में चीन ने भारत का समर्थन नहीं किया है, और दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत चीनी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं है। और देखिए, द्विपक्षीय व्यापार एवं सीमा विवाद के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि द्विपक्षीय व्यापार और सीमा विवाद क्या है। देखिए, भारत एवं चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है, और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोगी चीन बन चुका है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि भारत चीन संबंध जो है अत्यधिक जटिल किस्म का है। व्यापारिक सहयोग बढ़ा रहा है, चीनी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है, जबकि डोकलाम के मुद्दे पर चीन ने भारत के विरुद्ध अत्यधिक आक्रामक रूप जो है अपनाया है। यह उल्लेखनीय है कि व्यापार बढ़ने पर सीमा विवाद पर चीन का दृष्टिकोण अत्यधिक जो है यहाँ पे सरल होता जा रहा है। और नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यद्यपि व्यापारिक संबंधों को पूर्णतः अपेक्षित करना ठीक नहीं है, क्योंकि डोकलाम विवाद पर चीन के नरम दृष्टिकोण में व्यापारिक समूहों का दबाव भी माना जाता है। देखिए, और यहाँ पे बताया गया है वन बेल्ट वन रोड के बारे में, जो योजना क्या थी। देखिए, यहाँ पे मैप बनाया गया है कि 21वीं शताब्दी में देखिए चीन का शक्तिशाली जो है उभार विश्व राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, 21वीं शताब्दी में चीन का शक्तिशाली उभार जो है विश्व राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। ये वन बेल्ट वन रोड का जो है योजना का ये था। और देखिए, यहाँ पे चीन के द्वारा चीन से लेकर इटली के बीच मध्य एशिया पश्चिम एशिया होते हुए सड़क संपर्क का विकास किया जा रहा है। देखिए, यही वन बेल्ट वन रोड की जो शुरुआत है, यहाँ पे देखिए कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है कि चीन से लेकर इटली के बीच मध्य एशिया पश्चिम एशिया होते हुए सड़क संपर्क का विकास किया जा रहा है, जिसे इकोनॉमिक बेल्ट का भी नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त चीन के गानजाऊ पतन को हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री पतनों को जोड़ते हुए केनिया, देखिए यहाँ पे लिखा है, मोम्बासा से होते हुए इटली को जोड़ा जा रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, जो बेल्ट रोड परियोजना का जो आर्थिक प्रभाव है उसको देखते हैं यहाँ पे कि बेल्ट रोड परियोजना का आर्थिक प्रभाव क्या है। देखिए, चीन बेल्ट रोड परियोजना के माध्यम से मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के प्राकृतिक संसाधनों एवं बाजारों पर नियंत्रण करना चाहता है। और दूसरा है पॉइंट इसमें कि इसके अतिरिक्त चीन की जो सार्वजनिक कंपनियों को बाहर निवेश का अवसर भी प्राप्त होगा। और इसका सामरिक प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अफ्रीका के जिबूती में चीन ने अपने सैनिक अड्डे का निर्माण कर लिया गया है। देखिए, अफ्रीका के जिबूती में चीन जो है अपने सैनिकों के अड्डे का निर्माण कर लिया है। और दूसरा पॉइंट है कि चीन के द्वारा जो है ग्वादर पतन का विकास सैनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है, तथा हिंद महासागर दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की प्रभावी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। और जिसमें भारत की प्रक्रिया क्या है इसको देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये बताया गया है कि भारत एकमात्र महाशक्ति है जिसने जो है रोड बेल्ट परियोजना में जुड़ने से इनकार कर दिया, और भारत की आपत्तियां निम्नलिखित हैं। इसके बारे में देखते हैं। इसमें पॉइंट बताया गया है कि इस परियोजना में राज्यों की जो संप्रभुता का ध्यान नहीं रखा गया है, और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है कश्मीर अधिकृत क्षेत्र से गुजरती है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि भारत के अनुसार यह परियोजना एक पक्षीय है जिसमें पारदर्शिता का घोर अभाव है। और तीसरा पॉइंट है इसमें, क्योंकि इस परियोजना में किन किन देशों के कर्मचारियों को लगाया जाएगा।
देखिए इस परियोजना में किन किन देशों के कर्मचारियों को लगाया जाएगा और उधार में ब्याज की दर कितनी होगी और दो पक्षों के बीच समझौता की जो शर्त है वो क्या होगी। और भारत में इस परियोजना में पर्यावरणीय जो सरोकारों को लेकर भी आपत्ति उठाई है, परंतु भारत की मूल आपत्ति चीन और भारत के बीच विद्यमान गहरे अविश्वास के कारण है। और चीन पाकिस्तान के सामरिक संबंध भारत की सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि चीन जो है एनएसजी, मसूद अजहर जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन नहीं करता तो वह भारत का, देखिए यहाँ पे लिखा है OROB परियोजना का जो है ओरोप परियोजना का समर्थन क्यों करे। और ऐसी स्थिति में दोनों देशों के जो बीच लंबी सीमा विवाद है और चीन पूर्वोत्तर राज्यों की अनेक परियोजनाओं पर आपत्ति कर रहा है। और देखते हैं यहाँ पे कि भारत के समक्ष विकल्प क्या है, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि भारत पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी पर अत्यधिक बल दे रहा है तथा जापान और भारत द्वारा एशियाई अफ्रीकी ग्रोथ कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। देखिए भारत का विकल्प है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि यह परियोजना बहुपक्षीय है और देखिए ओबोर की भांति एक पक्षीय नहीं है। ओबोर का यहाँ पे मतलब है वन बेल्ट वन रोड की भांति एक पक्षीय नहीं है। देखिए इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। और इस परियोजना के अंतर्गत जामनगर से जिबूती और मुदैर से जंजीबार के बीच समुद्री संपर्क को बेहतर किया जाएगा। और देखिए इस परियोजना के द्वारा अफ्रीका में भारत द्वारा जो है क्षमता निर्माण तथा जापान द्वारा आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मौसम परियोजना का विचार दिया गया जिसके माध्यम से भारत का अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रभावी बनाकर व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। और देखिए निष्कर्ष क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं कि भारत और चीन के संबंध अत्यधिक जटिल हैं क्योंकि द्विपक्षीय व्यापार में देखिए वृद्धि हो रही है, परंतु सीमा विवाद के साथ आतंकवाद, पाकिस्तान के मुद्दे पर गंभीर मतभेद है। इसलिए भारत को चीन के साथ देखिए रणनीति संबंध भारत को चीन के साथ संबंध बनाते समय दो समानांतर रणनीति बनाना चाहिए। देखिए और इसमें पहला बताया गया है कि द्विपक्षीय व्यापार को सुदृढ़ करना है और दूसरा है सुरक्षा एवं सामरिक स्थिति को निरंतर प्रभावी बनाने पर बल देना। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट एक डिस्कस किया गया है दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए और विवाद का जो है मुद्दा क्या है, इसमें पहला बताया गया है दक्षिण चीन सागर विवाद का मुद्दा जो फर्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण सागर के प्रमुख द्वीप, देखिए यहाँ पे बताया गया है पैराडाइज एंड सेपरेटिस और चीन का नियंत्रण है। और चीन के अनुसार जो है देखिए 9 डैश्ड लाइन चीन की रेखा है, इसलिए इस क्षेत्र में द्विपक्षों पर चीन का स्वाभाविक अधिकार है, जबकि वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस चीन के इस दावे पर आपत्ति व्यक्त करते हैं। और आगे है यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण का निर्णय क्या है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण का निर्णय क्या है कि मैप देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कि दक्षिण चीन सागर विवाद में फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष अपील की कि जिसमें निर्णय देते हुए अधिकरण ने चीन के 9 डैश्ड लाइन के दावे को अस्वीकृत कर दिया, परंतु चीन इस निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। देखिए और अमेरिका का जो दृष्टिकोण है इसमें क्या है कि अमेरिका के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नियम आधारित होनी चाहिए और इसके अनुसार चीन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संचार मार्ग को बाधित कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के खिलाफ है। और भारतीय प्रक्षेप्य क्या है इसको देखते हैं कि भारत देखिए यहाँ पे एकल जो रणनीति के परिणाम स्वरूप जो है एवं भारत, अमेरिका, जापान के बीच प्रगाढ़ होते सामरिक संबंधों के फलस्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है। ये भारत का प्रक्षेप्य है।
और देखिए भारत भी जो नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थक है और भारत के अनुसार चीन को अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करना चाहिए। देखिए दक्षिण चीन सागर से भारत का 55% व्यापार होता है। देखिए दक्षिण चीन सागर से भारत का 55% व्यापार होता है और इस माध्यम से भारत यह सिद्ध करना चाहता है कि दक्षिण चीन सागर के अलावा सीमा विवाद के मुद्दे पर भी चीन की नीतियां आक्रामक है और चीन दक्षिण एशिया में बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत वियतनाम जैसे मित्र देशों के साथ सैन्य संबंध सुदृढ़ कर रहा है। और देखिए जो संघाई सहयोग संगठन है 1996, यहाँ पे बताया गया है कि संघाई सहयोग संगठन क्या है। देखिए चीन द्वारा स्थापित इस संगठन में रूस के अलावा देखिए मध्य एशिया के 4 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान एवं तजाकिस्तान शामिल हैं। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि वर्ष 2017 में भारत एवं पाकिस्तान को भी संगठन की सदस्यता प्रदान की गई। इसका मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में विद्यमान आतंकवाद, अलगाववाद और निजातीय संघर्ष को प्रतिबंधित करना है और इसके अतिरिक्त इस संगठन से व्यापारिक जो साध्य एवं सैनिक सुरक्षा क्षेत्र को भी सहयोग में बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए जो संघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है संघाई सहयोग संगठन के उद्देश्य के बारे में कि संगठन के द्वारा मध्य एशियाई क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को सीमित करने का प्रयास किया गया। रूस एवं चीन ने आपसी सहयोग के द्वारा चीन के देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिनजियांग तथा रूस के चेचन्या में आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग किया गया। और दूसरा पॉइंट है कि मध्य एशियाई देशों में भी देखिए यहाँ पे अलकायदा एवं ISIS की उपस्थिति बढ़ रही है जो क्षेत्र की जो स्थानीय शांति में स्थिरता के लिए हानिकारक है। चीन मध्य एशिया देशों में जो रोड बेल्ट परियोजना के द्वारा आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है, जबकि चीन द्वारा मध्य एशिया से तेल और गैस आयात कर रहा है। इस संगठन से सभी देशों को लाभ है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत की जो सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसके बारे में इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि भौगोलिक रूप में मध्य एशिया क्षेत्र में देखिए लैंडलॉक है। भौगोलिक रूप में मध्य एशिया क्षेत्र में जो है लैंडलॉक है और इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए कनेक्टिविटी का अत्यधिक महत्व है। इन देशों के साथ विद्यमान परंपरागत सांस्कृतिक संबंधों की आर्थिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान किया जा रहा है। जो है देखिए व्यापारिक का जो आधार है वो प्रदान किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि भारत के द्वारा इन देशों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम देखिए फार्मास्यूटिकल और तथा ऑटोमोबाइल का निर्यात किया जाता है और इससे भी बढ़कर कजाकिस्तान के साथ सिविल परमाणु समझौता किया गया है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत जैसे गैस जो पाइपलाइन है बिछाने का समझौता किया गया है। और तीसरा पॉइंट है कि तजाकिस्तान एकमात्र देश है जहां भारत में किसी विदेशी भूमि पर अपना सैनिक अड्डे का निर्माण किया है। देखिए तजाकिस्तान एकमात्र देश है जहां भारत ने किसी विदेशी भूमि पर अपना सैनिक अड्डे का निर्माण किया है। और चौथा पॉइंट है कि भारत के द्वारा ईरान से होकर रूस के बीच जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर के निर्माण पर विचार किया जा रहा है जो मध्य एशिया से होकर गुजरेगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस किया गया है संगठन तथा भारत और पाकिस्तान। देखिए इस वर्ष 2017 से भारत और पाकिस्तान संगठन के पूर्ण सदस्य बन गए, परंतु भारत के पाकिस्तान को भी संगठन की सदस्यता प्रदान कर दी गई। और आलोचकों के अनुसार संघाई सहयोग संगठन चीन केंद्रित है और चीन तथा पाकिस्तान के बीच मधुर तथा मित्रतापूर्ण सामरिक संबंध हैं, इसलिए चीन सदैव पाकिस्तान का समर्थन करेगा जो भारत के लिए लाभकारी नहीं होगा। और लाभ क्या यहाँ पे देखते हैं कि संघाई जो सहयोग संगठन एक बहुपक्षीय संस्था है। संघाई
शंघाई सहयोग संगठन जो है एक बहुपक्षीय संस्था है जिसे केवल पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य से देखना ठीक नहीं है, और मध्य एशिया में भारत के हितों की पूर्ति के लिए संगठन एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हो सकता है। और यह भी उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों के परिणाम स्वरूप रूस जैसे परंपरागत मित्र भारत से दूर जा सकते हैं। इसलिए संगठन के माध्यम से रूस एवं अन्य महाशक्तियों के साथ संबंध मित्रतापूर्ण बनाने का पहल की गई है, जो वस्तुतः भारत एक महाशक्ति है, इसलिए विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में भारत के हित निहित हैं। और देखिए, इस संगठन में शामिल होने से अफगानिस्तान भारतीय स्थिति और सुदृढ़ होगी। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।